नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा एक खास शो योर मनी लेकर आपके लिए हम एक बार फिर से हाजिर है। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए हर तरह की प्लानिंग, वहां पर योर मनी आपकी मदद करता है। हम आपको न सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी उस बचत से आप किस तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं ये भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी के हर गोल को अच्छी तरह से पूरा कर पाएं। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो शुरुआत में ही आपको बता देते हैं कि आपके पास ईमेल का तो ऑप्शन होता ही है mf@moneycontrol.com पर, लेकिन इसके अलावा आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 704-522-0000, या फिर आप हमें चलते प्रोग्राम में भी फेसबुक या ट्विटर के जरिए सवाल पूछ सकते हैं, जहां पर आप हमारा ये शो लाइव भी देख रहे हैं। हाँ, #AskAwazYourMoney लगाना जरूर ध्यान में रखिए। चलिए, तो ये तो हुए सवाल पूछने के तरीके, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वाइस इन्वेस्ट के CEO हेमंत रस्तगी साहब, जो आपके सवालों के जवाब देंगे और उनसे हम चर्चा भी करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। तो हेमंत जी के साथ आज के सफर की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि हम रोज एक छोटी सी चर्चा करते हैं ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल को जो आप साधते हैं उसमें आपको थोड़ी और मदद मिल सके, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाए, ताकि आप इस पूरी फाइनेंशियल फील्ड को अच्छी तरह समझ पाए। और आज हमारा फोकस होने वाला है कि अक्सर आप देखते हैं कि जब आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो वहां पर एक डायरेक्ट ऑप्शन होता है और एक नॉर्मल ऑप्शन होता है, रेगुलर ऑप्शन होता है। तो अब इसमें क्या अंतर होता है, उन ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए, क्या उससे फर्क पड़ता है, ये सारी बातें आज हम करेंगे हेमंत जी से। तो हेमंत सर, कहां से शुरुआत की जाए इसकी, कैसे समझें एक डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में क्या अंतर होता है मूलभूत तौर पर? देखिए विपिन जी, बेसिकली जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक रेगुलर प्लान है और एक डायरेक्ट प्लान है। डायरेक्ट प्लान उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ कितना पैसा लगाना है, किस तरह के एसेट एलोकेशन करना है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और साथ ही उनको लगता है कि वो खुद से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब खुद लेते हैं, एग्जीक्यूशन आप खुद करते हैं, और तब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट प्लान के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हो। रेगुलर प्लान उन निवेशकों के लिए है जिनको लगता है कि नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में भी कुछ मदद चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग में भी मदद चाहिए, और साथ में जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो उसमें भी मदद चाहिए। तो वो फिर उनके लिए एक रेगुलर प्लान होता है। तो ये तो हो गई कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दोनों हैं क्या। दोनों का फर्क ऐसा है कि हालांकि दोनों एक ही स्कीम के हिस्से हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी सेम रहता है, आपका जो फंड मैनेजर है वो भी सेम है, लेकिन फर्क होता है कॉस्ट में। क्योंकि जब आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो तो आप किसी की मदद नहीं ले रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड को जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या एजेंट्स या एडवाइजर्स को जो कमीशन देना पड़ता है वो यहाँ पे नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट प्लान की वो कम रहती है इन कंपैरिजन टू रेगुलर प्लान, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व हैं, एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो उनको जो कमीशन पे किया जाता है वो दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो बेसिक डिफरेंस जो है दोनों के बीच में वो है कॉस्ट का, और इसी कारण से दोनों की एनएवी अलग अलग होती है। डायरेक्ट प्लान की एनएवी अलग होती है और रेगुलर प्लान की एनएवी अलग होती है। जी, तो हेमंत जी, फिर किन लोगों को डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए? मैं ये बात तो आपकी समझ गया कि एक में आपको अगर सीधा डिसीजन लेना है जहां पर आपको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन ये किस लेवल का गाइडेंस होता है? क्या कोई आम व्यक्ति भी डायरेक्ट प्लान ले सकता है? थोड़ा बहुत चीजों को पढ़ के समझ के किस तरीके से इसमें अंतर करें और कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे डायरेक्ट प्लान मेरे लिए बेस्ट होगा या फिर मुझे रेगुलर प्लान में जाना चाहिए? देखिए विपिन जी, ये जो चॉइस है ये तो सभी इन्वेस्टर्स के पास है, चाहे आप नए निवेशक हो, छोटे इन्वेस्टर हो, बड़े हो या एक्सपीरियंस हो। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है कि किन इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा कि जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं बेसिकली वो आपको लेने हैं, यानी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सुटेबिलिटी का, कि किस तरह की फंड मुझे सूट करेगी, किस तरह का एसेट एलोकेशन होगा, किस तरह से पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग करनी है, कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है वहां पे। पोर्टफोलियो क्वालिटी है, जो चेंजेस हैं, डाइवर्सिफिकेशन का लेवल है, वो सब डिसीजन अगर आपको लगता है एज एन इन्वेस्टर कि आप कर पाएंगे, आप में वो एबिलिटी है और आपके पास उतना समय है कि आप उसको उतना समय दे पाए, और साथ ही जो एग्जीक्यूशन है, चाहे वो आप ऑफलाइन करें चाहे आप ऑनलाइन करें, वो आप करें, तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि उसका फायदा आपको ये होता है कि कॉस्ट थोड़ी कम होती है, तो जाहिर सी बात है आपके रिटर्न थोड़े बेहतर होंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट समझना है कि
अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पाए, आपने सिर्फ कॉस्ट को देख के अगर डायरेक्ट प्लान लिया और वो डिसीजन गलत हुआ, या कभी-कभी गलत समय पे आप एग्जिट कर गए, या फिर आपने बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना लिया, तो उसकी कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा हो सकती है आपके फाइनेंशियल फ्यूचर पे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जी, तो चलिए ये भी समझ में आ गया कि क्या अंतर रहेगा और किन लोगों को लेना चाहिए। तो जो मैं जितनी आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, थोड़ी कॉस्टिंग जरूर होगी, लेकिन एक एवरेज निवेशक को या ऐसा निवेशक जहां क्योंकि हम देखिए म्यूचुअल फंड्स में जाते ही इसीलिए हैं ताकि आपको बहुत माथापच्ची ना करना पड़े, आपका एक रेगुलर एसआईपी जाता रहे और आपका फंड मैनेजर आपका काम करता रहे, कब निकलना है कब नहीं निकलना है, कितना रखना है कितना नहीं रखना है। तो आई थिंक कि शायद थोड़ा सा आप अगर एक्सपेंस यहाँ ज्यादा हो रहा है तो रेगुलर प्लान में ही जाना बेहतर होगा। आप क्या सलाह देंगे सर? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एक चीज मत भूलिए, आप जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो भी आप गोल्स बनाते हो, उसके आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपके जो एस्पिरेशंस हैं अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, तो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस तरह का आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनता है और किस तरह का आपको रिटर्न मिलता है। अगर वो पोर्टफोलियो सही नहीं बना और अगर आपने पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग सही नहीं की, जिस तरह का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिला, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए जो भी उनके ड्रीम्स हैं उस पे कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे विपिन जी, कभी कभी क्या होता है, देखिए जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो एज एन इन्वेस्टर आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता है। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मदद कर रहा है बताने में कि नहीं ये समय है, इसमें आपको कंटिन्यू करना है, उसको आप बने रहिए, तो उसका फायदा आपको लॉन्ग रन में काफी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते कि मेरा पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज में फर्क पड़ा। बट द फैक्ट कि आप पोर्टफोलियो में बने रहे, द फैक्ट कि आपने अपने एसेट एलोकेशन को बना के रखा, उसका काफी बड़ा फायदा आपको होता है। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि आपको सब डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छी सलाह मिलेगी, आपको वो चुनने के लिए भी थोड़ा सी मेहनत करनी होगी कि आप सही डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के पास जाएं। राइट, चलिए, तो हेमंत जी ने साफ कर दिया है कि क्या चीजें, क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, क्या तौर तरीके हो सकते हैं, क्या देखना चाहिए कि डायरेक्ट लें या रेगुलर लें। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न और अंतिम सवाल कि मान लीजिए किसी ने डायरेक्ट प्लान ले ही लिया और बाद में वो रियलाइज होता है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है या उतना नहीं मैनेज कर पा रहे हैं और हम रेगुलर प्लान में आना चाहते हैं, क्या ये शिफ्टिंग पॉसिबल है? विपिन जी, शिफ्टिंग दोनों तरफ से पॉसिबल है। अगर आप रेगुलर में आपको लगता है कि आपको डायरेक्ट में जाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप रेगुलर में है तो डायरेक्ट में भी जा सकते हैं। तो दोनों साइड से आपको ये पॉसिबिलिटी है, बट उसमें थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि वहां पे एग्जिट लोड हो सकता है अगर आप विद इन सर्टेन पीरियड के बीच में निकलते हैं। टैक्सेशन को आपको देखना होगा क्योंकि वहां पे टैक्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का इम्प्लीकेशन है। तो ये डिसीजन को देखिए, कभी कभी हो सकता है आप डिसीजन सही ले रहे हो लेकिन अगर आपने थोड़ा जल्दबाजी की तो टैक्सेशन में आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है, ज्यादा पे करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा समझ के करिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, उसको देख के अपना डिसीजन लीजिए। राइट, चलिए, तो ये हुई बात डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स की। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही आप शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड को चुनने की, वहां पर सबसे पहले ये दो ऑप्शंस आते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में, जहन में सवाल होता है और उसका जवाब देने की आज हमने कोशिश की। हेमंत जी ने आपको बहुत ही विस्तार के साथ सरल भाषा में बात समझा दी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश है हमारे साथ फोन लाइन पर। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछेंगे आज? सर हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं, बताइए। हाँ सर, मेरे को 16 साल बाद रिटायरमेंट है मेरा। हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं चंद्र प्रकाश जी, बोलिए आप। 16 साल बाद रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। ओके। और 7 साल बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। ठीक है जी। और आपने बाकी चीजें हमें भेज दी, लेकिन 2 आपके बड़े टारगेट है। मैं डर गया था एक बार, आपके 16 साल ना मुझे 100 साल सुनाई दिए। अच्छी बात है, हम तो चाहेंगे आप 100 साल जिए। रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपया और 7 साल बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपया। इसके अलावा इनका जो पोर्टफोलियो वो देख लेते हैं। अभी तो आपके पास सिर्फ एक ही फंड है, मतलब शायद चंद्र प्रकाश जी ने सिर्फ शुरुआत की है, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, जिसमें आप 5,000 रुपए महीने का डाल रहे हैं। तो सीधा सरल सा मामला है चंद्र प्रकाश जी का, लेकिन अब इसमें क्या करना होगा ताकि इनका जो दोनों गोल हैं वो अचीव हो पाए। हेमंत जी कैसे मदद कर सकते हैं इनकी? देखिए विपिन जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने अपने दोनों गोल्स को डिफाइन किया है, कितना समय है, कितना टारगेट है। बहुत अच्छी बात है। आई थिंक
अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की शुरुआत करने का यही तरीका है। पहले देखते हैं कि इनको अपने दोनों गोल्स को पूरा करने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो आई थिंक जो बच्चे की पढ़ाई के लिए जो उन्होंने कहा जितना गोल है उसमें उनको करीब 15,000 इन्वेस्ट करना होगा, और अपनी जो रिटायरमेंट है उनके लिए करीब 1 करोड़ का टारगेट पूरा करने के लिए करीब 17,000 उनको इन्वेस्ट करना है। तो कुल मिला के जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो करीब 32,000 है। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 5,000 है, और उनके पास एक ही गोल है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो जाहिर सी बात है कि जितना उनको इन्वेस्ट करना चाहिए और जितना वो कर रहे हैं उसमें काफी बड़ा गैप है। तो इनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, ताकि इनके पास उतना समय रहे कि अपने टारगेट्स को ये पूरा कर पाए। अब इनकी जहां तक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का सवाल है, मुझे लगता है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके पास सिर्फ 7 साल का समय है, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव फंड इक्विटी या हाइब्रिड में हम नहीं लेंगे। तो 3 फंड मैं इनको रेकमेंड कर रहा हूँ। ICICI प्रू का इक्विटी हाइब्रिड फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और SBI का एक फोकस फंड। जहां तक इनके रिटायरमेंट का सवाल है, एक फंड उनके पास जो ऑलरेडी है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, काफी अच्छा फंड है, उसमें डेफिनेटली बने रहे। दूसरा फंड PGIM का जो फ्लेक्सी कैप है वो देख सकते हैं, और तीसरा HDFC का लार्ज एंड मिड कैप। ये 3 फंड में इन्वेस्टमेंट करें, और जैसा मैंने कहा जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, ताकि वो अपने टारगेट तक पहुंच पाए। राइट तो आपके लिए भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चला है चंद्र प्रकाश जी। आपको अपनी SIPs बढ़ा के करीब यहाँ पे टारगेट के लिए 27,000 तक करनी होगी, और बच्चों की पढ़ाई के लिए 15,000 की, और आपकी जो रिटायरमेंट है उसके लिए 17,000 की। 3 फंड्स आपको यहाँ पे बढ़ाने होंगे, मतलब कि कुल मिला के आपने जो सोचा है उसके हिसाब से 3 बच्चों की पढ़ाई के लिए और 3 जो है रिटायरमेंट के लिए, जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, और डिटेल में आपको यहाँ पर हेमंत सर ने बता दिया है। बस शुरुआत आपने कर दी है, थोड़ा सा इसमें और आगे निकल जाइए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं, और रश्मि सिन्हा जी हैं हमारे साथ अब झारखंड से फोन लाइन पर। रश्मि जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या मदद कर सकते हैं आज आपकी। गुड इवनिंग सर जी। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे मैं लगभग 45K इन्वेस्ट कर सकती हूँ मंथली। ओके। और मैंने अभी कोई भी म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू या किसी भी तरह इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, तो मुझे ये जानना है कि मैं किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। और मेरा गोल है कि इन 10 ईयर्स लाइक मुझे 1 करोड़ का मेरा गोल है। ठीक है, बढ़िया गोल है आपका, 10 साल में 1 करोड़। ये 45,000 रुपए आप पर मंथ की बात कर रही है, राइट? यस, पर मंथ। ठीक है, और रश्मि जी की उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं है, 25 साल की ही हैं, यंग हैं, और बहुत जल्दी शुरुआत कर रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है रश्मि जी, बहुत बधाई इसके लिए आपको। लेकिन अब आपको क्या करना है और क्या इतना इन्वेस्टमेंट आपके इस गोल के लिए काफ़ी है, हमें रुस्तम हेमंत साहब बताएंगे, और उसमें आपको कहाँ ये निवेश करना है ये भी हम उनसे पूछेंगे। हेमंत सर, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए विपन जी, क्लियर है कि अपनी रश्मि ने कैलकुलेशन किया है। अगर ये 45,000 रुपीज हर महीने जैसे इक्विटी फंड में अगर वो इन्वेस्ट करें, तो अपना जो लक्ष्य है 1 करोड़ का, वहां तक 10 साल के अंदर वो पहुंच पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बार वो इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो अपनी जो डिफाइंड टाइम होराइजन है 10 जो भी, उसमें वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करें। मार्केट वॉलेटिलिटी अगर सामने देखने को मिले तो किसी तरीके से भी अपने प्रोसेस को रोके मत। अगर ये चीज का ध्यान रखें तो ये अपने लक्ष्य तक डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। जहां तक इनके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का सवाल है, मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो चाहते हैं कि कंसिस्टेंट आपका पोर्टफोलियो करे और बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो इक्विटी के अंदर, तो जो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज हैं उनके फंड्स काफी अच्छे हैं। कुछ फंड्स की हमने ऑलरेडी बात की है, जैसे PGIM का फ्लेक्सी कैप है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप कैटेगरी का काफी अच्छा फंड है। एक मिड कैप फंड कोटक इमर्जिंग देख सकते हैं, और HDFC लार्ज एंड मिड, और एक SBI फोकस। 5 फंड, मतलब 9,000 पर ईच फंड में अगर आप ये इन्वेस्ट करें तो एक काफी अच्छा वेल बैलेंस पोर्टफोलियो बनेगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगा, और ये सारे के सारे जो फंड्स हैं इनकी परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस रही है। तो ये मेरी सलाह है उनको, 45,000 अगर ये कंटिन्यू रखते हैं 10 साल तक, तो डेफिनेटली इनका टारगेट पूरा होगा। राइट, तो ये 5 फंड है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर रश्मि जी। आई होप कि आप नोट कर पा रहे होंगे। 9,000 रुपए आपको सब में डालने हैं, यानी कि 45,000 जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपने हमें बताया वहां से, और 10 साल में आपका टारगेट बिल्कुल यहां पर पूरा होता हुआ नजर आएगा। बस एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा जो हेमंत सर ने अंडरलाइन की है कि मार्केट एक वोलेटाइल जगह है, उसमें उतार चढ़ाव होता है। बहुत सारे निवेशक जब बाजार में थोड़ी सी गिरावट आती है तो घबराकर अपना SIP रोक लेते हैं। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि तब आपको बाजार में डायरेक्ट निवेश नहीं करना चाहिए, सोचना समझना चाहिए, लेकिन SIPs तो कभी बंद मत कीजिए, उसे कंटिन्यू करिए, क्योंकि वोलेटिली मार्केट का पार्ट है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहती। और आप अपनी SIP अगर कंटिन्यू करेंगे तो आगे आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे उनका एवरेज बहुत शानदार रहेगा। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में कृपया अपनी SIP
ना रोकें। चलिए अब हमारे अगले कॉलर प्रकाश साहब भी फोन लाइन पर आ चुके हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है योर मनी में। क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी? सर मेरा इन्वेस्टमेंट है 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। एक एक्सिस ब्लू चिप में है और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में है और एक फ्लेक्सी कैप है पराग पारिक का और एक टाटा डिजिटल इंडिया का फंड है। ठीक है। मेरा 10,000 का सर ईपीएफ का भी कंट्रीब्यूशन है और मुझे ईएलएसएस में सर इन्वेस्ट करना है। 4,000 के राउंड इन्वेस्ट करना है। तो वो किसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं सर? कौन सा मतलब म्यूचुअल फंड हम सेलेक्ट कर सकते हैं? और मेरा जो पोर्टफोलियो ये है इसको क्या मतलब और कुछ बैलेंस? ठीक है, तो पोर्टफोलियो में क्या परिवर्तन, कितना और बैलेंस की जरूरत है? ईएलएसएस में आप 4,000 और डालना चाहते हैं और आपका लक्ष्य भी 15 से 20 साल में 2 करोड़ रुपए का टारगेट है। जरूर यहाँ पे सलाह लेते हैं। सर क्या सही रहेगा इनके लिए और हम क्या सलाह देंगे? देखिए प्रकाश जी के लिए अगर हम, इन्होंने कहा कि 15 से 20 साल, एक्चुअली 15 से 20 साल में काफी फर्क पड़ता है 5 सालों में। तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि इनका समय जो है वो इनके पास करीब 20 साल है, तो इनका जो टारगेट है उनका 2 करोड़ का पूरा करने के लिए वो करीब 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 है, तो ऑब्वियसली इनको कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। ब्रॉडली मैं कहूंगा इनकी जो फंड सिलेक्शन है वो काफी अच्छी है, एक्सेप्ट एक फंड जो है इनके पास, टाटा डिजिटल इंडिया फंड। जैसा कि नाम से पता चलता है ये एक सेक्टर फंड है। हालांकि मुझे लगता है इस सेक्टर में काफी पोटेंशियल है, लेकिन एज ए रेगुलर इन्वेस्टर, एज ए स्मॉल इन्वेस्टर, जब आपकी कोशिश है कि एक बड़ा कॉर्पस आप ओवर ए लॉन्गर पीरियड बनाएं, तो सेक्टर फंड में क्योंकि रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके की मॉनिटरिंग होती है, तो किसी भी एक आम निवेशक के लिए उसको अगर टाइमिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी सलाह उनको ये रहेगी कि वो उसमें SIP बंद करें और एक अच्छा सा जो मिड कैप फंड है जैसे कोटक इमर्जिंग फंड, उसमें वो इन्वेस्ट करें। 5 फंड में बने रहें, क्योंकि जैसा मैंने इनको बताया कि इनको 10,000 से अपनी SIP बढ़ानी है, तो इन्हीं फंड में 2-2 हजार रुपये बढ़ाएं। एक चेंज जैसा मैंने कहा उस करने के बाद तो उसमें अगर अगेन फिर से वही कि अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू रखें पूरा समय तक, क्योंकि लंबा समय है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग पीरियड आ सकते हैं, तो कंटिन्यू करके रखिए तो आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जहां तक ELSS का सवाल है, यहाँ पे IDFC टैक्स एडवांटेज फंड आप डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। और इनफैक्ट अगर ये 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये उसको भी अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए अलाइन करते हैं, तो फिर शायद उनको एडिशनल सिर्फ 6,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने होंगे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। राइट, तो शुभम साहब, क्या परिवर्तन करना है, कितना एडिशनल अमाउंट डालना है, किस फंड से निकलना है और किसको जोड़ना है, ये सभी बातें विस्तार से आपको बता दी हेमंत साहब ने। आई होप आपने नोट किए, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा रिवाइज नहीं कर रहा हूँ ताकि हम कुछ और सवाल ले पाए, लेकिन ये चेंजेस कर दीजिए और फिर देखिए आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दीप्ति त्यागी हैं हमारे साथ, नई दिल्ली से हमें कॉल कर रही हैं। दीप्ति जी, क्या सवाल होगा आपका? राइट, दीप्ति नहीं है फोन लाइन पे फिलहाल, कोई बात नहीं, उनका मेल ले लेते हैं। तो दीप्ति ने हमें पूछा है, उम्र आपकी है 34 साल और आपका जो मंथली इनकम है वो 1 लाख रुपए है और आपके जो टारगेट्स हैं वो देख लेते हैं। 10 साल बाद आपको घर के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, 15 साल बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए और 25 साल में रिटायरमेंट आप लेना चाहेंगी तो 3 करोड़ रुपए उसके लिए आप जोड़ना चाहती हैं। अभी पोर्टफोलियो क्या कहता है दीप्ति का? इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड में SIP है 1500 की, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 1500 आप डालती हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड में 4,500, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड में 9,500 रुपए और एक्सिस ब्लू चिप फंड में 3,000 रुपए। खासतौर पे आपने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था। अब यह है कि पोर्टफोलियो में और कौन से फंड्स आपको ऐड करने हैं, क्या पर्याप्त है जो आपके लक्ष्य हैं उसके लिए निवेश, यही मूल सवाल हैं दो। हेमंत जी, क्या सलाह रहेगी यहाँ पर दीप्ति जी के लिए? देखिए विपिन जी, इनके तीनों टारगेट्स को देखते हैं। इनके पास जो समय उन्होंने कहा है 10 साल, 15 साल और 25 साल का समय है। तो अगर हम इंडिविजुअली इन टारगेट्स को देखें तो जो 10 साल का जो इनका टारगेट है उसको पूरा करने के लिए करीब उनको 21,000 रुपये इन्वेस्ट करें, 21,000, और जो 15 साल का जो उनका टारगेट है उसको पूरा करने के लिए करीब 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, और 25 साल का जो उनका रिटायरमेंट का जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए करीब उनको 16,000 इन्वेस्ट करें। तो कुल मिला के 47,000 की इन्वेस्टमेंट इनको करनी है, और शायद अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो करीब 20,000 की इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं काफी बड़ा गैप है, 27,000 रुपीज एडिशनल उनको वहां पे इन्वेस्ट करना है। फिर से यही कहूंगा, हालांकि ये गोल जो है, कुछ गोल जो है लॉन्ग टर्म के हैं, लेकिन कोशिश अगर आप चाहते हैं कि सही तरीके से आपको पावर कंपाउंडिंग का फायदा हो और जो इक्विटी एज एन एसेट क्लास है उसका जो पोटेंशियल मिले, तो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। ब्रॉडली मुझे लगता है अभी जो इनके पास फंड है वो सही है, और डेफिनेटली उन फंड्स के अंदर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और
जैसे जैसे वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, तो एक्चुअली इनके पास अच्छा ऑलरेडी पोर्टफोलियो है। शायद एक मिड कैप फंड की जरूरत है। मैंने पहले ही कहा था कि वो एक मिड कैप फंड जैसे कोटक इमर्जिंग फंड है या दूसरे कोई अच्छे क्वालिटी मिड कैप फंड, उनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दीजिए। बट ब्रॉडली पोर्टफोलियो सही है, फर्क है सिर्फ इन्वेस्टमेंट का, और उसमें काफी इन्वेस्टमेंट इनको बढ़ाने की जरूरत है। राइट, तो एक मिड कैप फंड आपको ऐड करना है, बाकी तो जो आपको गैप भरना है 20,000 से उससे 47,000 पे, अब एक साथ अगर ना हो पाए तो धीरे धीरे भरने की कोशिश कीजिए, गोल्स को थोड़ा रियलिस्टिक कर लीजिए। एंड आई होप वक्त के साथ जो आपकी आमदनी बढ़ेगी तो उसमें आप ये टारगेट भी अचीव कर पाएंगी कि जितनी SIP में आपको बोल रहे हैं उतना शायद आप कर पाए। लेकिन शुभकामनाएं हमारी आपको, जो छोटा मोटा बदलाव है उसे जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा वक्त और है अभी, तो चलिए किरण जी का एक मेल और ले लेते हैं हम। यहाँ पर किरण राव हैं जो देहरादून से हमें अपना ये मेल भेज रही हैं और पूछना चाहती हैं। 36 साल आपकी उम्र है, आपकी भी कमाई 1 लाख रुपए है। अब आपके जो सवाल हैं वो ये हैं कि फंड में निवेश को लेकर आपको सलाह चाहिए। किन फंड में आप 40,000 रुपए तक निवेश कर सकती हैं, तो कौन से फंड होंगे और टारगेट के लिए इतना निवेश क्या काफी है? टारगेट सुन लेते हैं। 15 साल बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 लाख और 25 साल में रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़। लगभग पिछले सवाल जैसा है, थोड़ा बहुत यहाँ पर आंकड़ों का फेरबदल है। सर, क्या सलाह देंगे हम किरण जी को? देखिए विपिन जी, यहाँ पे मेरी सलाह उनको ये रहेगी कि इनके अगर मैं टारगेट्स को देखूं इंडिविजुअली, चाइल्ड एजुकेशन और उनकी जो अपनी रिटायरमेंट के लिए, तो बेसिकली उनको दोनों के लिए 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट करने हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। उन्होंने कहा है कि वो 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक उनके पास ज्यादा पैसा है, जितना उनको इन्वेस्ट करना है उससे ज्यादा। होता क्या है कि मैं चाहूंगा 2 चीज करें यहाँ पे। एक तो ये कि खाली 2 गोल्स जिन्होंने कहा है, हो सकता है इनके और भी लॉन्ग टर्म गोल्स हो, कोशिश करें उन गोल्स को डिफाइन करने की, ताकि वो कुछ पैसा वहां पे एलोकेट किया जा सके। और दूसरी बात ये कि चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, कभी कभी हम एक टारगेट सेट करते हैं पर शायद वो पर्याप्त नहीं होता लॉन्ग टर्म में। बट अगर आपके पास कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की एडिशनल, तो डेफिनेटली उसका कुछ हिस्सा आप इन दोनों गोल्स को भी आगे एलोकेट कर सकते हैं, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो जो है थोड़ा बड़ा बने और कहीं ना कहीं आपको कोई गैप ना मिले आगे जाके फ्यूचर में। तो आई थिंक ब्रॉडली इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको ये करना है। और अगर हम इनकी बात करें यहाँ पे फंड, अगर मैं इनको रेकमेंड करना चाहूँ तो चाइल्ड एजुकेशन के लिए 2 फंड, दोनों लार्जर मिड कैटेगरी में, एक कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और एक कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड। और उनकी जो रिटायरमेंट के लिए जो पैसा चाहिए उनको, उसमें PGIM का फ्लेक्सी कैप और HDFC का लार्जर मिड कैप, ये 4 फंड इनको अपने दोनों लक्ष्य के लिए इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन क्योंकि इनके पास एडिशनल पैसा है, और अगर वो वाकई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप इन्हीं गोल्स के लिए या किसी और गोल के लिए, तो 2 फंड उनको और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। एक मिड कैप में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और एक निपॉन मल्टी कैप फंड। ये फंड अपने पोर्टफोलियो में, तो कुल मिला के 6 फंड अगर ये पूरा 40,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। राइट, तो किरण जी डेफिनेटली आपका गोल तो अचीव हो जाएगा, लेकिन और अगर आप बेहतर रिटर्न्स चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हेमंत जी ने आपको कुछ और अच्छे ऑप्शंस दे दिए, उस हिसाब से आप निवेश कीजिए। बहुत शुभकामनाएं हमारी आपको कि आपके सभी गोल्स जल्द ही और वक्त पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। चलिए, क्योंकि वक्त हो रहा है समाप्त, लेकिन हम जाने से पहले हेमंत जी से पूछेंगे उनके टॉप फंड्स जो आप आज हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। हेमंत सर। विपिन जी, मुझे लगता है कि हम जिस पड़ाव में हैं अभी, आगे जाके मुझे लगता है कि मिड कैप एज ए सेगमेंट काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी सुधर रही है, कंपनीज के रिजल्ट भी बेहतर हैं। तो जैसे जैसे मुझे लगता है एक बार रेट हाइक का साइकिल पूरा होगा तो मार्केट अच्छा होगा, और वहाँ पे मिड कैप मुझे लगता है एज ए सेगमेंट अच्छा करेगा। तो आज की मेरी जो रिकमेंडेशन है वो मिड कैप फंड्स में है। तो सबसे पहला फंड है मोतीलाल का मिड कैप 30 फंड। दूसरा, उस फंड के बारे में हमने कई बार बात की है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो ये दोनों फंड, और साथ में 2 फंड जो है वो, एक है SBI का मैग्नम मिड कैप फंड और चौथा है PGIM का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये 4 फंड इस सेगमेंट में काफी अच्छा बेहतरीन फंड है, अच्छी परफॉर्मेंस है और अच्छे क्वालिटी पोर्टफोलियो है। तो इन फंड्स पे ध्यान रखें, अपना मिड कैप का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। राइट, तो आज हेमंत सर मिड कैप फंड्स पे बुलिश हैं। 4 बेहतरीन नाम आपके लिए सुझाए हैं उन्होंने, और अपने पोर्टफोलियो में इनको रखने का सुझाव भी आप दे रहे हैं, और हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि इनके साथ आपका निवेश और बढ़े और बेहतर हो। हेमंत सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और हमसे इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातचीत की। और दर्शकों का भी शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला और हमारा ये कार्यक्रम देखा। आप यूं ही हमें अपने सवाल भेजते रहिए, अलग अलग जरिए जो आप जानते हैं सवाल पूछने के, तो किसी भी जरिए जो आपके लिए सूटेबल हो उस पर हमें सवाल भेजिए। हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में बेहतरीन से बेहतरीन मदद करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके गोल्स पूरे हों और आप अपने पैसों से और पैसा बना सकें और जिंदगी को बेहतर कर पाएं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।